वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, लिखना क्या क्या था इसमें मैं आप लोगों को बता दूं। सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी रेडियो एक्टिविटी की। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आज लिखवानी है। अच्छा जी, चलें अभी शुरू करते हैं। बाकी लोग भी आ जाएं फिर शुरू करते हैं। आज प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा गैमा की। तो हम कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने किया था, जिसमें इसने टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस निकाली। और उसने इसमें बताया हमें भाई कि हमारे पास तीन किस्म की रेज एमिट हो रही हैं। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गैमा, सॉरी गामा। ठीक है नी। तो अल्फा, बीटा और गामा। गामा जो है वो न्यूट्रल है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव थी और बीटा थी वो नेगेटिव थी। तो हमें ये बात बतानी होगी सारी कि भाई कैसे ये बात आई। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। आज काम सिर्फ लिखने का ही है हमारा। तो लिखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया भाई। ये काम रदरफोर्ड ने किया था। तो लिखना शुरू करें। हेडिंग आपकी यही आ जाएगी। क्या आएगी हेडिंग? हेडिंग आएगी आपकी टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। और इसमें हम लिखना शुरू करते हैं भाई। अब रदरफोर्ड kept a radioactive element in a thick block या thick lead box having a small hole। आज बच्चे बहुत ही कम है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ताहिर नहीं है, तनवीर नहीं है, एमन और भी है, सजील नहीं है, अनीक जाहिद नहीं है, बासित भी नहीं है। क्या आज कोई क्लास नहीं हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? चलें आप लोग लिखिए भाई। स्मॉल होल radiation emitted were passed through an electric field and observed that
नंबर 1। बहुत ही कोई बच्चों वाली बात है, लिखनी पड़ेगी, क्या करें भाई। Some rays carrying positive charge because they deflect या they bend towards the negative terminal these were named as alpha rays। ठीक है भाई, चाहे तो सिंबल बना के लिखते हैं अल्फा रेस। दूसरा पॉइंट, some rays carrying negative charge because they bend towards the positive terminal। These were named as beta rays। और तीसरा हमारे पास some rays were undeflected because they pass straight through electric field। बेटे एक मिनट मैं जरा पॉइंट मुकम्मल कर दूं, फिर आप ले लेना स्क्रीनशॉट। थ्रो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे आज स्क्रीनशॉट ना ले, मैं आज ये फाइल सेंड कर दूंगा ना आपको। were named as gamma rays। चले भाई, अगर आपने अभी भी लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लेना। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये वाली बात जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई थी ना, ये डायग्राम के 3 पॉइंट लिखे ना, देखे ना, कि अगर मैं इसमें कलर्स को चेंज कर दूं, मैं कहूं कि भाई एक जा रही है ये गई ये पे, ये इधर गई ये। ठीक है जी, दूसरा कलर चेंज करते हैं, पिंक कर लेते हैं भाई, एक यहाँ गई। ठीक है, और दूसरी हम स्ट्रेट ले जाते हैं। ठीक है भाई, तो 3 डिफरेंट कलर्स में हमने कर लिया ये काम। तो जो पिंक वाली है वो नेगेटिव हुई, यानी पॉजिटिव की तरफ गई, बेंड हुई। एक नेगेटिव की तरफ बेंड हुई और एक स्ट्रेट चली गई। तो यानी इन तीनों रेस को हमने यहाँ लिख दिया कि ये रेड वाली हो गई हमारी, ये रेड वाली ये हो गई हमारी, ये देखें भाई, ये अल्फा रेस रेड वाली हो गई हमारी, ये बीटा रेस पिंक वाली हो गई हमारी,
और स्ट्रेट चली गई, वो थी हमारी गामा रेस। ठीक है भाई, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि अल्फा का क्या मामलात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बीटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और गैमा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप पहली हेडिंग अपनी बनाओगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। सबसे पहले बात, हमें अल्फा रे की क्या बतानी चाहिए आपके हिसाब से? जी जी बेटे, आज पीडीएफ आ जाएगी। सबसे पहले अल्फा रे की मुझे क्या बात बतानी चाहिए? मुझे बताना चाहिए कि भाई अल्फा पे चार्ज क्या है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं भाई। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आप भी हेडिंग बनाओगे, इट कंटेन या दे दीज रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है भाई, तो मैं इसका पूरा पॉइंट लिखता हूँ बकायदा, ताकि आपको बात क्लियर हो कि दीज रेज deflect towards the negative pole of an electric field as it carries, या they carries होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, इन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि भाई इनका मास क्या है, इसका मास भी होगा ना कुछ, तो हमें बताना कि भाई इस पे मास क्या है। तो भाई लिखते हैं, ईच पार्टिकल ऑफ अल्फा रे हैज अ मास of 4 AMU। हर अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 4 AMU, एंड चार्ज +2। ठीक है जी, और चार्ज क्या है इस पे? +2। हेंस अल्फा रेज आर कंसीडर्ड टू बी फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। इसे हम क्या कह सकते हैं? फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, एंड represented by He2 4। ठीक है, हीलियम का जो मास है वो कितना है? हीलियम का मास है 4, एटॉमिक मास कितना हीलियम का? 4। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। और इन पर चार्ज भी क्या है? +2 का चार्ज है। ठीक है, यानी अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वैसे पॉसिबल तो नहीं है निकलना हीलियम में से, मगर अगर निकाल भी बहुत एनर्जी निकाल देकर, तो उस पर +2 चार्ज आ सकता है। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, और हम इसको डिनोट हीलियम वाले सिंबल से ही कर देते हैं। यानी हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं, और अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। बिल्कुल फास्ट मूविंग इसलिए क्योंकि भाई मास कम है, और ये एक रेडिएशन है, तो यकीनन फास्ट मूव करेंगे। अब जैसे जैसे मास कम होता जा जाएगा, उनकी जो है वो हमारे पास मूवमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम ये कहते हैं
कि बीटा का जो मास है ना वो हीलियम से बहुत ही कम होता है, यानी अल्फा से बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो हम ये कहते हैं कि बीटा जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बीटा को हम क्या कहते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसीलिए इनकी मूवमेंट फास्ट होती है क्योंकि इनके मास कम होता है। चले भाई आगे की बात करते हैं। इस पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है? तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ग्यारह से भी 9 हो गए, पता नहीं कौन दो चले गए। तीसरा पॉइंट भाई, अल्फा रेस हैव हाई वेलोसिटी। ठीक है जी, अब ये फास्ट मूविंग है तो यकीनन इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? हाई होगी। और इनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात खैर इतनी ज्यादा तो नहीं है, मगर खैर फिर भी याद रखनी है आपने बात को। अल्फा रेस हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। क्या मतलब होगा आयोनाइजेशन पावर से? हाँ भाई, अल्फा रेस की हाई आयोनाइजेशन पावर है। ये आयोनाइजेशन पावर से मुराद है कि अल्फा रे अगर किसी गैस से टकराते हुए जाए, अगर अल्फा रे किसी गैस से टकराते हुए जाए तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं कि भाई ये एक रास्ता है, यहाँ गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से कौन जा रहा है? हीलियम, अल्फा पार्टिकल जा रहा है। कौन जा रहा है? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा है ना, अल्फा पार्टिकल जब इससे यहाँ से टकरा इससे गुजरेगा तो टकराता हुआ जाएगा ना। यानी मैं इसको एक काम करता हूँ, अलग कलर से बनाता हूँ कि भाई अल्फा पार्टिकल गुजर रहा है तो ये इनसे टकराता हुआ जाएगा ना। जब ये इनसे टकराएगा तो यानी दो मॉलिक्यूल के दरमियान अल्फा का टकरा रहा है, तो इससे टकराने से इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ आयन। यानी अल्फा पार्टिकल के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो जिस गैस में से गुजरेगा या जिसके पास से गुजरेगा उसको आयन बना देगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसके साइज बड़ा होने की वजह से ये उससे टकराएगा, उसके टकराने से उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जिसकी वजह से वो आयन बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में मौजूद हो, या एक मार्केट है उसमें भाई बहुत ज्यादा रश है। अब उस रश में से एक मोटे शख्स को गुजरना है, तो वो क्या करेगा? जब वो गुजर रहा होगा तो उसका किसी हाथ किसी को लग रहा होगा, तो दूसरा हाथ कहीं लग रहा होगा, तो वो इस तरीके से गुजर रहा होगा निकलने के लिए। तो वो एक दूसरे को, यानी जो आसपास जो लोग आ रहे होंगे उनको मारता हुआ जा रहा होगा। क्यों? रश बहुत है ना। तो अल्फा पार्टिकल को समझ लें कि वो मोटा शख्स है और वो गैसेस के मॉलिक्यूल वो रश है। तो अल्फा पार्टिकल जब वो रश में से गुजरेगा तो वो क्या करेगा? उनसे टकराता हुआ जाएगा। जब वो उनसे टकराएगा तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने से वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, यानी ये आयन बनाने की, दूसरे के आयन बनाने की सलाहियत रखता है। क्लियर है बात? किसी को भी कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले भाई।
आप लोगों के जवाब का क्या समझूं बेटा? हाँ, चैप्टर नंबर 3 बहुत बोरिंग है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे पता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। बहुत बोरिंग चैप्टर है, सिर्फ असम्पशन है ना, इसलिए। अच्छा जी, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जरा मैं नीचे लिख दूं, बल्कि ये सब मिटा दूं, बल्कि रहने देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पांचवा पॉइंट। बेटा ये बोरिंग तो है ना, मुझे पढ़ाते हुए भी पूरी अधूरी होती है। और माशाल्लाह से देखें, सिर्फ लड़कियां पढ़ रही हैं सारी आज, एक लड़का है अभी। और नैन भाई लेट हो गए आप। चले भाई, पांचवा पॉइंट, एल्फा रेस। चले ठीक है भाई, आ गए ना, चले बहुत है, ये आ गए आप। हैव लिटिल पावर ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है? पावर ऑफ पेनिट्रेशन यानी एक चीज में से गुजर जाना। फॉर एग्जाम्पल, लाइट शीशे में से गुजर गई ना, ग्लास लगाए, लाइट गुजर गई, तो क्या मतलब हुआ कि लाइट कैन पेनिट्रेट फ्रॉम ग्लास। लाइट जो है वो ग्लास में से पेनिट्रेट कर गई, गुजर गई, तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है गुजरना। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। कितनी कम होती है भाई? इतनी कम होती है कि हम इसे 0.1 मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम से रोक सकते हैं। कितने? 0.1 मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम से रोक सकते हैं। तो हम ये बात लिखते हैं, अल्फा रेज हैव लिटिल पावर ऑफ पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, पहली बात। हेंस दे कैन बी स्टॉप्ड बाय 0.1 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल देखी है ना आप लोगों ने? अगर हमें अल्फा रेस को रोकना है तो 0.1 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल से रोक सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए अल्फा के। ठीक है भाई, तो अल्फा रे क्या है जरा दोबारा देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। ये बात एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ एमसीक्यूज। ठीक है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, कि पूछ सकते हैं ना भाई कि अल्फा रेज इज डिनोटेड बाय, या अल्फा रेज इज आल्सो नोन एज फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। तो अगर कभी कहीं पर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई यूज करें या वो अल्फा रे यूज करें तो एक ही बात है। जैसे रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है आगे गोल्ड फॉइल, उसमें वो लिखता है कि बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब बम्बार्डमेंट किसकी कर रहा है? अल्फा की। ठीक है, तो याद रखनी है बात आपको। अगली हेडिंग बनेगी प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस। बीटा रेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? अब एक बार अल्फा समझ आ गया ना, बीटा में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। अब बीटा उसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। बीटा का मास अल्फा से कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे दीज रेस वर डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
दूसरा पॉइंट, ईच पार्टिकल ऑफ बीटा रे has a mass 1 upon 1836 AMU and charge of -1. Hence, these are considered as fast moving इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात एमसीक्यूज के लिए आ रही है। इन्हें हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब मुझे बताएं, इनकी आयोनाइजेशन पावर अल्फा से ज्यादा होगी या कम? कम होगी। क्यों कम होगी? हाँ भाई, कम होगी तो क्यों कम होगी? क्योंकि मास कम है इसका। ठीक है भाई, बिल्कुल हकीकत बात, मास बहुत ही कम है। कम नहीं, बहुत कम है। कितना कम है भाई? अल्फा के मुकाबले में इसका देखा जाए तो 1/1836 है। यानी अगर 4 डिवाइडेड बाय 1/1836 करूंगा तो जो मास आएगा वो किसका होगा? बीटा का होगा। और बीटा का मास अल्फा से 1836 गुना कम है। तो इसीलिए ये आयनाइजेशन की सलाहियत उतनी नहीं रखता। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बीटा रेज इज लेसर देन अल्फा रेज बिकॉज ऑफ दिस एटॉम स्मॉलर साइज। ठीक है, तो हम ये बात लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरी बात, बीटा रेज कॉज आयोनाइजेशन लेस देन अल्फा रेज बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। ठीक है, चौथा पॉइंट, पावर ऑफ क्या थी? चौथा पॉइंट क्या था हमारा? चौथा पॉइंट क्या था? वेलोसिटी। बताएं, बीटा की वेलोसिटी अल्फा से ज्यादा होगी या कम होगी? इज हायर और लोअर? वेलोसिटी ज्यादा होगी। हायर क्यों? मास कम है ना, तो मूव ज्यादा करेगा। अच्छा, पेनिट्रेशन क्या होगी? यानी गुजरने वाली सलाहियत जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जो सलाहियत है वो क्या होगी? अल्फा से ज्यादा होगी या कम होगी? पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी भी बात देख लेते हैं हम कि बीटा रेज हैव मच हायर penetrating power penetrating power than alpha rays because of smaller size. Hence, they can be stopped by
1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट। ठीक है बेटा, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि गुजर जाना ना। मैंने ये इसकी एग्जांपल ऐसे दी पेनिट्रेट की कि हमारे पास जैसे ग्लास लगा हुआ है, अब ग्लास में से हवा तो नहीं आ सकती, यानी हवा यानी एयर कैन नॉट पेनिट्रेट फ्रॉम ग्लास, बट रोशनी आ सकती है ना। सूरज निकला, रोशनी आई अगर, तो हम क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि लाइट कैन पेनिट्रेट फ्रॉम ग्लास। फिर हम घरों में क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, यानी अब पर्दा क्या करेगा, पर्दा जो है वो लाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देगा, रोक दिया, पर्दे ने लाइट को रोक दिया आने से। तो हम जो कर्टन्स वगैरह यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं खिड़कियों पर, ताकि जो धूप आ रही है, जो रोशनी आ रही है, उसे रोक दें। तो पेनिट्रेट का मतलब गुजरना। तो इसी तरह से जैसे रोशनी को रोकने के लिए पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बीटा रे को रोकने के लिए कम से कम 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम की शीट होनी चाहिए, तो उससे बीटा रे रुक जाएगी, यानी उसमें से पास नहीं करेगी फिर। आखिरी गामा रेस की बात करते हैं, फिर बात को खत्म करता हूं। आज ये मुकम्मल करा दूं ताकि ये टॉपिक मुकम्मल हो जाए ना। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस। ठीक है जी, इसके भी वही 5 पॉइंट है तकरीबन। These rays remain undeflected in electric field दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट थोड़ा समझने का है। These are short wavelength electromagnetic radiation. These are short wavelength electromagnetic radiation full stop. They have no mass and no charge. ठीक है भाई, इन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और जिनकी वेवलेंथ कम हो ना उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनवर्स रिलेशन होता है। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी। ये अभी आगे हमारा टॉपिक आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का, सॉरी मैक्स प्लैंक की एक थ्योरी आएगी हमारे पास, क्वांटम थ्योरी। उसमें हम ये बात डिस्कस भी करेंगे दोबारा कि वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन है, कि वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, एनर्जी कम वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, ताकि याद रहे बात। मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, अजान हो जाएगी फिर बातें समझाता हूँ।
हाँ जी, मैंने 3 पॉइंट अजान के वक्त लिखे हैं। द वेलोसिटी ऑफ gamma rays इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? तकरीबन 3 इंटू 10⁸ होती है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, शायद ऐसा ही है। तो जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उतनी ही वेलोसिटी गामा रेस की होती है, ठीक है। अब गामा रेस बहुत ही छोटे साइज की, मास ही नहीं है ना। जब मास नो मास, तो इसका मतलब तो भाई इसकी वेलोसिटी बहुत होगी। देयर आयोनाइजेशन पावर इज मच लेसर, बहुत ही कम होगी अल्फा से। अल्फा से तो बहुत ही कम होगी, बीटा से कम होगी। और पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी, क्यों? वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, यानी ये कहीं से भी गुजर जाएगी। तो इसको रोकने के लिए कम से कम 15 सेंटीमीटर थिक लेड होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर मोटे लेड का अगर कोई पीस होगा, या अगर कोई कह लें कोई शीट होगी 15 सेंटीमीटर जितनी, तो ही जो है वो हमारे पास गामा रेस को रोकते हैं, वरना वो गामा रेस उसमें से भी पास हो जाते हैं। इसीलिए मैंने नीचे एक तस्वीर लगाई है कि आप देख सकते हैं कि हमने पेपर रखा, 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम और 5 सेंटीमीटर थिक लेड। तो आप देखें, पेपर से अल्फा रुक गई, बीटा निकल गई। फिर बीटा किसके पास रुकी? देखे ना, यहाँ से अल्फा गई, रुक गई, पेपर में से नहीं पास हो सकी। फिर बीटा रेस यहाँ से गुजरी, इसमें से गुजर गई, बट 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम ने रोक लिया। फिर गैमा रेस यहाँ से जा रही है, इसमें से भी गई, इसमें से भी गई, इसमें से भी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का है, रोकने के लिए कितना चाहिए? 15 चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एक लगा दी तस्वीर, ताकि आप बात समझ सकें कि इनको रोकना किस तरीके से चाहिए। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने लेड ब्लॉक यूज किया था, ठीक है। और ब्लॉक वो काफी मोटा यूज किया होगा उसने, ताकि ये सारी रेस जो है वो कहीं और ना जाए, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है भाई। तो ये थी अल्फा, बीटा और गामा रेस। इसमें पेपर में प्रॉपर्टीज लिखने को आती हैं, और ये सवाल लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये बोरिंग टॉपिक खत्म हुआ हमारा आज का। अगला हमारा इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। लेजर लाइट नहीं, नहीं गामा रेज नहीं होती। अगर लेजर लाइट गामा रेज होती तो हर कोई लेजर लाइट इस्तेमाल कर रहा होता बेटा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। और भाई एक्स्ट्रा क्लास हमारी मंडे को होगी 8:30 बजे, ठीक है। मंडे 8:30 बजे होगी हमारी एक्स्ट्रा क्लास, कल नहीं होगी। मतलब संडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, कल वाली। पिछले इतवार इसलिए ली थी क्योंकि वो मैंने सैटरडे ऑफ किया था, ठीक है, तो इसलिए ली थी। वो मेरा ऑफ था, इसलिए मैंने उसे कंपनसेट किया था। तो इनशाला हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी वो मंडे को होगी, ठीक है। क्योंकि संडे आना जाना इधर उधर ये वो, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मंडे बेहतर है। तो इनशाला मंडे को 8:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी। आप में से कोई एक मुझे याद दिलाएगा संडे को, ताकि मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि भाई क्लास है। वैसे याद रहेगा, बट फिर भी एहतियातन कोई मुझे याद दिलाते, ठीक है जी। तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्लाह हाफिज।